हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई हेल्थ होती क्या है, या फिर हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं दैट दिस पर्सन इज़ हेल्दी एंड दैट पर्सन इज़ अनहेल्दी। तो प्राचीन काल में, यानी कि बहुत पुराने वाले टाइम में, हेल्थ को फाइंड आउट करने का और मेज़र करने का एक क्राइटेरिया बनाया गया था। यानी कि इंडियन आयुर्वेद, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, ग्रीक हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेद सिस्टम जो था, इंडियन आयुर्वेद सिस्टम, ग्रीक हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ने एक क्राइटेरिया बनाया था हेल्थ को डिफाइन करने का। और वो क्राइटेरिया क्या था? वो क्राइटेरिया ये था कि बॉडी के अंदर मेनली 4 ह्यूमर्स होते हैं। और वो 4 ह्यूमर्स कौन कौन से थे? पहला ह्यूमर था हमारा येलो बाइल, दूसरा ह्यूमर था हमारा ब्लैक बाइल, तीसरा ह्यूमर था हमारा कफ यानी कि म्यूकस, और चौथा ह्यूमर था हमारा ब्लड। यानी कि ये होते हैं बॉडी के अंदर ह्यूमर्स। और कितने ह्यूमर्स होते हैं? 4। अगर इन 4 ह्यूमर्स का, यानी कि येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड, कफ, ये सही बैलेंस में है बॉडी के अंदर, तो वो इंसान या वो इंडिविजुअल जो होगा, वी कैन कंसिडर दैट पर्सन हेल्दी। अगर इनमें से एक भी ह्यूमर का इम्बैलेंस हुआ रखा है, यानी कि ब्लैक बाइल दैट इज़ नॉट इन प्रॉपर बैलेंस, दैट इज़ नॉट इन प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर येलो बाइल दैट इज़ नॉट इन प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, देन हम बोलेंगे कि दैट पर्सन इज़ अनहेल्दी। तो ये बात थी पुराने टाइम की कि भाई पुराने टाइम में ग्रीक हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया, नॉट एलिजिबिलिटी बट या क्राइटेरिया बनाया हेल्थ को डिफाइन करने का। और वो क्राइटेरिया ये था कि बॉडी के अंदर मेनली 4 ह्यूमर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ येलो बाइल, सेकेंड वन इज़ ब्लैक बाइल, थर्ड वन इज़ म्यूकस एंड द फोर्थ वन इज़ ब्लड। अगर ये चारों ह्यूमर्स का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर प्रॉपर फॉर्म में है, इफ दे आर प्रेजेंट इन द प्रॉपर बैलेंस इनसाइड द बॉडी, देन उस इंसान को हम लोग बोलेंगे दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज हेल्दी। ऑलराइट, तो ये था हमारा पुराने ज़माने की बात। लेकिन WHO, और हम लोग जानते हैं कि हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के केस में हम वही चीज़ को मान लेते हैं जो WHO बोल दे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल दे। सो उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आई, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में बोला कि हेल्थ क्या होती है, कि हेल्थ जो होती है वो सिर्फ वो स्टेट नहीं होती बॉडी की जिसमें किसी इंसान के अंदर कोई डिजीज़ ना हो। यानी कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज कंप्लीटली हेल्दी। तो फिर क्या, ये क्या था भाई? व्हाट डज इट मीन? सो लुक एट द स्क्रीन अगेन। हेल्थ जो थी WHO ने आकर के बोला, एंड WHO ने 1948 में बोला कि हेल्थ जो होती है वो सिर्फ वो स्टेट नहीं होती बॉडी की जिसमें बॉडी कोई डिजीज़ से सफ़र ना हो रही हो, या फिर सिर्फ फिज़िकल फिटनेस को हम लोग हेल्थ नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान है, उसका फिजिक बहुत अच्छा दिख रहा है, बाहर से ही इज़ इन प्रॉपर शेप, ही इज़ हैविंग ग्रेट बॉडी, उसका बहुत अच्छा सा पोस्चर दिख रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई दैट पर्सन इज़ हेल्दी। फिर हेल्थ क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसने ये बोला कि हेल्थ जो होती है वो स्टेट होती है बॉडी की जिसमें कोई भी इंडिविजुअल फिजिकली हेल्दी हो, फिजिकली वेलबींग हो, उसके बाद मेंटली वो प्रॉपर बैलेंस हो उसकी बॉडी में, यानी उसका जो दिमाग है वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह से सफ़र ना हो रहा हो,
और फिजिकल फैक्टर का क्या मतलब था, वापस से डिस्कस करेंगे। लेट्स कंप्लीट 3 डायमेंशंस। पहले 3 डायमेंशंस को पूरा कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 डायमेंशंस दिए थे किसी भी हेल्थ को, किसी भी हेल्दी वेलबींग को डिफाइन करने के लिए। और वो जो 3 डायमेंशंस उसने दिए थे, उन 3 डायमेंशंस के अंदर पहली जो डायमेंशन थी वो थी हमारा फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग का मतलब होता है कि भाई कोई भी इंसान, उसके सारे ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, बाहर से वो फिट दिख रहा हो, दैट मीन्स इन अ प्रॉपर शेप, दैट पर्सन शुड नॉट लुक ओबेस। ऑलराइट, अगर ओबेस नहीं दिख रहा है, ही इज इन प्रॉपर शेप, ऑल द ऑर्गन्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, देन हम बोलेंगे यस दिस पर्सन इज फिजिकली वेल। तो एक डायमेंशन तो ये थी कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हेल्दी इंडिविजुअल वही होगा जो कि फिजिकली वेलबींग होगा, यानी जिसके पास फिजिकल बैलेंस होगा बॉडी के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद आई हमारी दूसरा डायमेंशन, एंड दैट सेकेंड डायमेंशन वाज द मेंटल डायमेंशन। यानी कि बाहर से ठीक दिख रहा है, उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट सफिशिएंट। क्या और ज़रूरी है कि भाई वो जो है किसी भी स्ट्रेस से, किसी भी एंग्जाइटी इश्यू से, किसी भी डिप्रेशन से सफ़र ना हो रहा हो, दैट मीन्स उसके पास पीस हो, मेंटल वेलबींग भी हो, हम उसी को हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। एक और डायमेंशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी, एंड दैट वाज द सोशल वेलबींग। और सोशल वेलबींग का मतलब क्या होता है कि इंसान है सामाजिक प्राणी। तो इसका मतलब है कि वो जो इंसान है उसका सोशल इंटरेक्शन भी अच्छा हो। ऑलराइट, तो ये तीनों जिसके पास होंगी, यानी जो इन तीनों डायमेंशंस को फुलफिल करता होगा, दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज हेल्दी। उसी इंडिविजुअल को हम बोलेंगे यस दिस इंडिविजुअल इज हेल्दी। ऑलराइट, तो लेकिन आजकल ना एक और बात सुनो, वापस से आओ। ये तो 3 डायमेंशंस थी, और ये 3 डायमेंशंस दी थी हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि भाई फिजिकल वेलबींग होना ज़रूरी है, सोशल वेलबींग होना ज़रूरी है, एंड मेंटल वेलबींग होना ज़रूरी है। आजकल एक और डायमेंशन इसमें जोड़ दिया जाता है, और लोग काफ़ी चर्चा भी सुनी होगी आप लोगों ने उस डायमेंशन की, दैट इज़ स्पिरिचुअल डायमेंशन। ऑलराइट, सो मैं स्पिरिचुअल को SP से डिनोट कर देती हूँ, स्पिरिचुअल डायमेंशन। सो ये है हमारा 4th डायमेंशन जो कि अभी नया नया आया है। बट अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के POV से देखें तो उसने बोला था कि अगर 3 चीज़ें हैं किसी इंडिविजुअल के पास, यानी कि वो फिजिकली वेलबींग है, वो सोशली वेलबींग है, वो मेंटली वेलबींग है, तो हम उसको बोल सकते हैं यस दिस पर्सन इज हेल्दी। ऑलराइट, अब बात आती है कि ये जो हेल्थ होती है, ये हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। ऑलराइट, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। सो अगर हम लोग देखें तो हेल्थ को मेनली 3 चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं। पहली चीज़ होती है उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि भाई अगर किसी इंसान के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो कि उसको जेनेटिक मिली है, यानी कि जो कि उसने इनहेरिट की है। इनहेरिट करने का मतलब है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिली है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि या दिस डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक का मतलब होता है जो इनहेरिट की जाती है, यानी कि जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, वी कॉल देम जेनेटिक डिजीजेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऑलराइट, इतनी बातें समझ में आई? इज इट गुड? नाउ जस्ट अ मोमेंट या बढ़े आगे। सो
पहला जो है हेल्थ अफेक्ट होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से, यानी कि अगर कोई ऐसी बीमारी किसी बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई है जो कि उसके माँ बाप में थी, तो उस बच्चे की जो हेल्थ होगी वो ऑब्वियसली उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अफेक्ट होगी। ऑलराइट, दूसरी है इन्फेक्शंस, और ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये इन्फेक्शंस हमारे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होते हैं, यानी कि अगर कोई इंसान है उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो जो इन्फेक्शन होगा, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वेदर इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, इट इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, इट इज़ कॉज्ड बाय अ हेलमिंथ, कोई भी जो हमारा इन्फेक्शन होगा, जो कोई भी पैथोजन से कॉज किया जाएगा, वो इन्फेक्शन भी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। वो जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं वो भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आती है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के अंदर आता है कि भाई जो खाना हम खाते हैं और जो पानी हम पीते हैं, यानी कि अगर हम लोग लाइफ स्टाइल की बात करें तो लाइफ स्टाइल में आता है कि भाई आपका जीवन जीने का तरीका क्या है, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हो या नहीं। अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं करते हो तो आपकी जो हेल्थ होगी दैट विल नॉट बी दैट गुड। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हो, आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है रेस्ट करने का, देन ऑल्सो योर हेल्थ विल बी इम्पैक्टेड। और क्या आ सकता है लाइफ स्टाइल के अंदर, प्रॉपर आप लोग खाना नहीं खाते हो, इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ बैलेंस डाइट, अगर प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, जंक फूड पे ज़्यादा रहते हो, तो वो भी हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। एंड फाइनली जो हम लोग अपनी बॉडी को देते हैं, या फिर आप एक ब्रॉड टर्म में समझना चाहो कि भाई लाइफ स्टाइल के अंदर क्या आता है, वो सारी चीज़ें जो हम अपनी बॉडी को देते हैं, द फूड दैट वी गिव टू आवर बॉडी, द वाटर दैट वी गिव टू आवर बॉडी, द वे, the life that we give to our body. Life means whether we are having proper exercises, whether we are taking proper rest, whether we are taking a balanced diet or not, ये सारी चीज़ें आती हैं एक proper lifestyle के अंदर। तो वापस से रिवाइज कर लें, let me add one more slide here। वापस से रिवाइज कर लेते हैं, सारी चीज़ों को ब्रीफ कर लेते हैं। all right, so just look at the screen now। हम लोग डिस्कस किए कि भाई ग्रीक जो ग्रीक हिपोक्रेट्स थे और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम था, उन्होंने बोला था कि बॉडी के अंदर अगर 4 बैलेंस का प्रॉपर, यानी 4 ह्यूमर्स का प्रॉपर बैलेंस है, सो दे स्टेटेड, क्या बोला था इन लोगों ने कि अगर 4 ह्यूमर्स, और 4 ह्यूमर्स कौन कौन से थे, वन वॉज येलो बाइल, दूसरा था हमारा ब्लैक बाइल, तीसरा था हमारा कफ जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, और चौथा था हमारा विच वन, ब्लड। तो ग्रीक हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ने बोला कि भाई अगर ये चारों बाइल, यानी कि चारों ह्यूमर्स जो हैं, इफ दे आर इन प्रॉपर बैलेंस, तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन इज हेल्दी। ऑलराइट, दैट द पर्सन इज हेल्दी। ऑलराइट, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई इतना ज़्यादा नहीं माना गया इस बात को, एक लंबे टाइम तक इस स्टेटमेंट के बेसिस पर ही किसी की हेल्थ को हम लोग कंसिडर करते थे, किसी की हेल्थ को हम लोग डिस्क्राइब करते थे कि भाई अगर किसी इंसान के पास ये चारों ह्यूमर्स का प्रॉपर बैलेंस है देन दैट पर्सन इज हेल्दी। ऑलराइट, लेकिन 1948 में, इन 1948 में हमारे WHO आई, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आई, और उन्होंने बोला कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी की फिज़िकल फिटनेस है, यानी कि कोई फिज़िकली फिट है, या फिर हेल्थ का मतलब ये भी नहीं है कि भाई कोई इंसान के अंदर कोई बीमारी नहीं है। तो फिर हेल्थ को उसने कैसे डिफाइन किया
कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि वेदर द पर्सन इज हेल्दी और नॉट? तो WHO ने ये बोला कि भाई ये 3 डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर द पर्सन इज हेल्दी और द पर्सन इज नॉट हेल्दी। तो जिसमें उन्होंने जो पहली डायमेंशन दी थी दैट वाज द फिजिकल डायमेंशन। और फिजिकल डायमेंशन के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि फिजिकल हेल्थ के अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग आती है। इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर फंक्शनिंग वेल, अगर हमारा जो शरीर है दैट इज इन गुड शेप, we are looking good from outside, all the organs are working properly, then that comes under this first dimension which is physical health. Alright, उसके बाद हमारी दूसरी डायमेंशन बोली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और दूसरी डायमेंशन थी मेंटल हेल्थ, कि भाई इंसान जो है सिर्फ सही दिखना नहीं चाहिए, उसके ऑर्गन्स जो हैं वो सिर्फ प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, इंसान का जो पीस है वो भी उसके पास होना चाहिए, यानी कि जो इंसान का दिमाग है वो भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। इट मीन्स देयर शुड बी नो एंग्जाइटी, देयर शुड बी नो डिप्रेशन, देयर शुड बी नो स्ट्रेस. Then only we can say yes, this person is healthy. And then there was this third dimension which was the social well-being. social well-being. और इसके अंदर क्या आती हैं? बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंसान सामाजिक प्राणी है, तो इंसान को समाज के अंदर रहना होता है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना होता है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? एक सपोर्टिव फैमिली हो आपके पास, अच्छा खाना हो, अच्छा कैरियर हो, नॉट कैरियर, अच्छा करियर हो आपके पास, और आप अच्छी जगह पर रहते हो, आपके अच्छे दोस्त हो, आप सोशली लोगों में घुल पाते हो, आपका सोशल इंटरेक्शन हो। सो ऑल दिस स्टफ कम्स अंडर दिस थर्ड डायमेंशन विच इज़ नोन एज सोशल वेलबींग। और आजकल चौथा और डायमेंशन ऐड होने लगा है हेल्थ के अंदर, जिसका नाम है स्पिरिचुअल डायमेंशन। क्या नाम है? स्पिरिचुअल डायमेंशन, और वी कॉल इट स्पिरिचुअल हेल्थ। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ें थी हम लोग डिस्कस किए हैं। और एक और चीज़ हम लोग पीछे वाले स्लाइड के अंदर डिस्कस किए कि जो हेल्थ होती है दैट इज़ अफेक्टेड बाय 4 थिंग्स, और मेनली उसमें 4 चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं। वैसे देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीज़ें होती हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। द फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, कि भाई कोई ऐसी बीमारी जो कि पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई है, तो उस बच्चे की जो हेल्थ होगी वो बुरी तरीके से अफेक्ट होगी। देन दूसरा जो कारण होता है हेल्थ को अफेक्ट करने का, दोज आर इन्फेक्शंस, और ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये पैथोजेंस के द्वारा होते हैं। पैथोजेंस कौन होते हैं? ऑल द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर पैथोजेंस। वील डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। उसके बाद आता है तीसरे तरीके की चीज़ें जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, दोज आर आवर लाइफ स्टाइल्स, यानी कि हम लोग अपनी बॉडी को क्या देते हैं। क्या देने का मतलब है व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग, व्हाट काइंड ऑफ वाटर वी आर टेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर गिविंग टू आवर बॉडी, whether we are having proper rest, we are not having proper rest, whether we are giving the proper balanced diet to our body or not. So this all comes under the लाइफस्टाइल। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी लाइफस्टाइल के अंदर। तो लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं देते हैं हम अपनी बॉडी को, तो हमारी जो बॉडी है उसकी ओवरऑल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम जो चीज़ें खाते हैं वो चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती हैं। Alright, we will discuss that part as well. So it is very important to give your body a balanced diet in order to have a good mental health. Alright, so now
अब हम लोग बात कर लेते हैं, इतना पार्ट कवर कर लिए हैं हम लोग। गुड हेल्थ जो होती है, यानी कि अच्छी हेल्थ होती क्या है कि भाई एक इंसान है वो फिजिकली हेल्दी हो, वो इमोशनली हेल्दी हो, इमोशनली हेल्दी वही मेंटल हेल्थ में आ जाता है, उसके बाद वो सोशली हेल्दी हो। ऑलराइट, तो सोशली हेल्दी भी हमारा इमोशनल हेल्दी वाला पार्ट ही आ जाता है, यानी इमोशनल हेल्थ को हम लोग मेंटल और सोशल हेल्थ दोनों में डाल सकते हैं। सो हेल्थ को हम लोग कैसे कहेंगे? गुड हेल्थ का मतलब क्या है कि भाई फिजिकली हेल्दी हो, सोशली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो। ऑलराइट, अगर इंसान तीनों तरीके से ठीक है तो वी कैन से लाइक दैट पर्सन इज हैविंग अ गुड हेल्थ। तो एक अच्छी हेल्थ को कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, तो आओ चलो सीखते हैं कैसे हेल्दी बनाना है। नाउ सबसे पहली चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन हैव द प्रॉपर बैलेंस डाइट। मैंने अभी बोला था कि द फूड, द काइंड ऑफ फूड दैट वी टेक और द काइंड ऑफ फूड दैट वी गिव टू आवर बॉडी हैव अ इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ पर उसका सीधा सीधा असर होता है। सो बी वेरी केयरफुल विद वॉट यू आर गिविंग और वॉट यू आर फीडिंग टू योर बॉडी। ऑलराइट, सो एक प्रॉपर जो बैलेंस डाइट होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आ गुड हेल्थ। सो फर्स्ट थिंग इज बैलेंस डाइट। उसके बाद आती है पर्सनल हाइजीन, यानी कि हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव आ गुड हेल्थ। प्रॉपर हाइजीन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई, यानी कि पर्सनल हाइजीन भी होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन के अंदर क्या क्या आता है? दांत साफ होना चाहिए रोज। करोगे आप लोग? यस, वेरी गुड, गुड बच्चा लोग। उसके बाद नहाना चाहिए रोज। ऑलराइट, नेल्स को काटते रहना चाहिए। ऑलराइट, सो दीज आर द स्टफ दैट यू कैन ऐड इनटू योर पर्सनल हाइजीन। नाउ रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड योगा। अभी हम लोगों ने बात किया था लाइफस्टाइल के अंदर कि जो हेल्थ होती है दैट इज इम्पैक्टेड बाय और दैट इज अफेक्टेड बाय 3 पैरामीटर्स, और उन 3 पैरामीटर्स में थर्ड पैरामीटर वाज आवर लाइफस्टाइल। So if you are not having or if you are not maintaining a proper lifestyle, then your health will be impacted a lot. Your health will not be that good. So it is very important to add some exercises or to add some yoga into your daily life so that you can have a proper health. Alright, उसके बाद आता है कि भाई बीमारियों के बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद ही डॉक्टर बनते रहते हैं और खुद ही डॉक्टर बन के वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से दवाई उठाते हैं। सो इट शुड नॉट बी देयर। वाई आर डॉक्टर्स हियर देन? क्यों हैं डॉक्टर्स यहाँ पे? इन ऑर्डर टू ट्रीट यू वेल। ऑलराइट, सो डोंट बिकम डॉक्टर बाय योरसेल्फ। और बीमारियों के बारे में अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है कि भाई जागरूकता होना ज़रूरी है कि भाई ये कौन सी डिजीज़ है और वेदर वी नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर, वेदर इट इज़ सीरियस और इट इज़ नॉर्मल, और इस केस में हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना है या नहीं करना है। और अगर लग रहा है कि करना है देन यू शुड गो टू द डॉक्टर। ऑलराइट, विदाउट एनी डिले। बहुत सारे लोग डिले करते रहते हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड। क्या बोलते हैं वो? हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? यस, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट कई सारे जागरूकता अभियान चलाती है एड्स के पेशेंट एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एड्स के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक लाइक दिस इज़ द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड दिस कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स। ऑलराइट, सो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि भाई ये बीमारी है, और जब बीमारी है देन देयर शुड बी अ डॉक्टर जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट करे। ऑलराइट, यू नीड नॉट टू हाइड एनीथिंग। सो अवेयरनेस अबाउट डिजीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वैक्सीनेशन, वी नीड टू हैव प्रॉपर वैक्सीनेशन। ऑलराइट, उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जब सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो वहाँ पर बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स डेवलप होने लगते हैं।
तो वो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं दे कैन कॉज सीरियस इन्फेक्शंस इन ह्यूमन बॉडी, right? So it is very important that our waste should be disposed properly. So proper disposal होना चाहिए अपने waste का, alright? उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। कुछ जो बीमारी होती हैं वो वेक्टर्स की हेल्प से फैलती हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी मलेरिया होता है, मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो उस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर होता है, और जैसे ही वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसके अंदर वो मलेरिया वाला यानी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, अगर वो किसी ह्यूमन को बाइट कर ले देन वो जो प्लाज्मोडियम होगा वो ह्यूमन के अंदर चला जाता है। दिस इज हाउ दैट प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऑलराइट, सो कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? जो मीडिएटर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं, जो बीमारियों के पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। वी कॉल देम वेक्टर्स। Like just in case of malaria we have female anopheles mosquito. Female anopheles mosquito. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे टाइफाइड के केस में होता है हमारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, तो मक्खियाँ वहाँ पर वेक्टर करती हैं। टाइफाइड जो होता है वो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। ऑलराइट, दैट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। ऑलराइट, सैल्मोनेला टाइफी होता है उसका कॉजेटिव एजेंट, और वो जो सैल्मोनेला टाइफी होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, वेक्टर का काम करती हैं वहाँ पर मक्खियाँ, हाउस फ्लाइज। इसलिए बोलते हैं अपने खाने को ढक कर रखो बाबा, और इट कैन बी कंटामिनेटेड बाय सैल्मोनेला टाइफी, और वेक्टर की तरह कौन काम करेगा? हाउस फ्लाइज। ऑलराइट, सो नाउ उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर। देयर शुड बी हाइजीनिक फूड, देयर शुड बी हाइजीनिक वाटर इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। सो दीज आर द दिस इज द लिस्ट, या फिर दीज आर द पैरामीटर्स जो हम बोल सकते हैं, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। Alright, you can add a proper balanced diet. You can have a proper balanced diet. You should have a personal hygiene. उसके बाद regular exercises and yoga should be there in your daily life. You should add them. उसके बाद awareness about diseases should be there. Vaccination proper होना चाहिए. Disposal of waste should be there. Vectors का control होते रहना चाहिए, यानी जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वाला ब्रीडिंग सीजन आए तो उनका कंट्रोल करने के तरीके we should know them. ऑलराइट, उसके बाद हाइजीनिक फूड एंड वाटर जो है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम लोग गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आती है डिजीज। ना व्हाट इज डिजीज? ओके, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। रियली? या सो कोई भी चेंज नॉर्मल स्टेट से, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन जैसा होता है, उससे अगर कोई भी चेंज उसमें आता है और वो जो चेंज है वो डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा हो, डिस्कम्फर्ट का मतलब द पर्सन इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट चेंज। ऑलराइट, उसके बाद वो जो हमारा चेंज आया है अगर वो उस इंडिविजुअल की ऑर्गन्स और सिस्टम्स की वर्किंग को अफेक्ट कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई बीमार हो गए हैं। ठीक है, तो तब हम लोग बोलेंगे, यानी कि नॉर्मल स्टेट से अगर कोई भी चेंज आता है बॉडी में एंड दैट चेंज इज कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, दैट चेंज इज impacting or that change affect
द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स इन आवर बॉडी, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हम बीमार हो गए हैं। यानी कि नॉर्मल स्टेट से अगर कोई चेंज आ जाता है और वो जो चेंज है वो चेंज कुछ साइंस और सिम्टम्स की हेल्प से दिखाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं डिजीज़। ऑलराइट, वापस से समझ लें, नॉर्मल इंसान है, उस नॉर्मल इंसान के अंदर कोई चेंज आया, जिस चेंज की वजह से वो इंसान इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, उसकी जो ऑर्गन्स हैं और उसके जो सिस्टम्स हैं उसकी वर्किंग जो है इम्पैक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, और वो जो चेंज उसके अंदर आया है, दैट चेंज इज़ विजिबल इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, देन हम उसको बोलते हैं कि भाई डिजीज़ हो गई, बीमारी हो गई। ऑलराइट, उसके बाद जब डिजीज़ होती है तो डिजीज़ को कुछ चीज़ें कॉज करती हैं बॉडी के अंदर। ऐसे तो डिजीज़ हो नहीं जाएगी, भाई चेंज क्यों आया, कुछ हुआ होगा। तो डिजीज़ जो है कई चीज़ों की वजह से होती है, तो वो कई चीज़ें कौन कौन सी हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो डिजीज़ जो होती है वो कई सारे एजेंट्स की वजह से कॉज होती है, एंड वी कॉल दोज एजेंट्स डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। ऑलराइट, सो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स के अंदर यानी वो कोई भी फैक्टर, वो कोई भी सब्सटेंस जो कि डिजीज़ कॉज करता है बॉडी में। अब ये तीन तरीके से डिजीज़ कॉज कर सकता है बॉडी में, या तो सब्सटेंस की एक्सेस अमाउंट हो गई है, या फिर सब्सटेंस की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर वो सब्सटेंस बॉडी से पूरे तरीके से गायब हो गया है। तो उस केस में वो जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होगा दैट विल कॉज द डिजीज़ इन आवर बॉडी। सो ये जो डिजीज़ होती हैं ये कैसे बॉडी में कॉज की जाती हैं? ये बॉडी में होती हैं विद द हेल्प ऑफ सम डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। और ये जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस which cause a disease by its, तीन चीज़ें बताई थी, या तो ज़्यादा हो जाए उसकी अमाउंट by its excess, या फिर कम हो जाए उसका अमाउंट by its deficiency, और बाय इट्स एब्सेंस, या फिर वो जो सब्सटेंस है वो बॉडी में से पूरे तरीके से गायब हो जाए। तीनों ही केसेस में ये जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होंगे यानी कि वो जो सब्सटेंस होगा दैट विल कॉज अ डिजीज़ इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ऑलराइट, अब ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें पहले आते हैं हमारे, उनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। और ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है पैथोजेंस। जहाँ पर भी आपको पैथोजेंस शब्द सुनाई दे जाए, पैथोजेंस का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं। यानी कि पैथोजन का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। अब बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकती हैं? इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ प्रोटोजोआ, इट कैन बी अ हेलमिंथ। ऑलराइट, सो ये सारे जो होते हैं ये सारे कहलाते हैं हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी दीज आर द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आएगा यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? दिस इंक्लूड वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे एजेंट्स, और उन दूसरे एजेंट्स को बोला जाता है न्यूट्रिएंट एजेंट्स। और जैसा कि नाम ही दिखा रहा है न्यूट्रिएंट एजेंट,
न्यूट्रिएंट एजेंट का मतलब होता है कि भाई अगर बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट की ज़्यादा अमाउंट हो जाए, किसी न्यूट्रिएंट की कम अमाउंट हो जाए, या फिर वो न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर से बिल्कुल गायब हो जाए। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी अ कार्बोहाइड्रेट, इट कैन बी अ प्रोटीन, इट कैन बी अ फैट, इट कैन बी विटामिन, इट कैन बी मिनरल्स। ऑलराइट, सो अगर बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सेस अमाउंट हो जाए, उनका डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर वो बॉडी से पूरे तरीके से गायब हो जाएं, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। और ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होंगे, वी विल कॉल देम न्यूट्रिएंट एजेंट्स। ऑलराइट, सो दीज इंक्लूड्स this include carbohydrate, fat, vitamin, mineral and protein। अगर ये जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, इन न्यूट्रिएंट का अगर एक्सेस अमाउंट हो जाए, ये न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर, यानी कमी हो जाए, या फिर एब्सेंस पूरे तरीके से ही गायब हो जाएं, उन तीनों ही केसेस में डिजीज कॉज कर देंगे। यानी नॉर्मल स्टेट से चेंज आ जाएगा, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग बदलनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट विल अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन्स एज वेल एज टिश्यूज। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारे तीसरे तरीके के एजेंट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं केमिकल एजेंट्स। ऑलराइट, और जैसा कि नाम ही, शब्द ही दिखा रहा है, केमिकल का मतलब क्या होता है? एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ओके, चलो, तीसरा होता है हमारा केमिकल एजेंट। यानी कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स होंगे जो कि बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करेंगे। तो ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। इनके अंदर जो पहली कैटेगरी आती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स, और दूसरे होते हैं हमारे एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स। अब एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स के अंदर क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि ये जो एजेंट्स होते हैं ये बॉडी के बाहर बनते हैं, और ये बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर एंटर होते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ इनॉकुलेशन। जस्ट अ सेकेंड, देखो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, अब ये क्या क्या हो सकते हैं? डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बाहर बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 प्रोसेस, जिसमें पहला प्रोसेस आता है कि भाई इंजेक्शन, यानी मुंह के राह से ये बॉडी के अंदर चले जाए। दूसरा होता है इनहेलेशन, नाक की राह की हेल्प से ये बॉडी के अंदर चले जाएं, या फिर इनॉकुलेशन, बॉडी के अंदर इनको इंजेक्ट कर दिया जाए। तो ये जो हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं, इनके अंदर एक्सोजीनस जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, ये एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, एंड they get inside the body with the help of 3 process। उसके बाद दूसरे तरीके के केमिकल एजेंट्स आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि ये बॉडी के अंदर बनते हैं।
और एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स के अंदर क्या क्या आता है हमारा, इनमें आता है हमारा हार्मोन्स हुए, एंजाइम्स हुए, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ। तो ये जो हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं कौन से वाले, एंडोजीनस, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सोजीनस की अगर हम बात करें, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ऑलराइट, सो एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये एग्जाम्पल्स, इसके अंदर हार्मोन्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, यूरिया आता है और यूरिक एसिड आता है। अगर इन सारी चीज़ों में से कोई भी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगी है, कोई चीज़ की डेफिशिएंसी होने लगी है, या कोई चीज़ बॉडी में बिल्कुल गायब हो गई है, तो उन तीनों ही हालात के अंदर ये जो केमिकल एजेंट्स होंगे ये क्या कॉज कर देंगे बॉडी में, डिजीज़। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा फिजिकल एजेंट। चौथा एजेंट है दैट इज फिजिकल एजेंट। और फिजिकल एजेंट के अंदर क्या क्या आएगा, फिजिकल एजेंट के अंदर हीट आती है, कोल्ड आती है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, साउंड आती है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल स्टेट को बॉडी की चेंज करना स्टार्ट कर दें तो वो भी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करना चालू कर देती हैं। एंड दीज टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर टर्म्ड एज फिजिकल एजेंट्स। ऑलराइट, तो इसके अंदर आते हैं फिजिकल एजेंट्स, और इन फिजिकल एजेंट्स के अंदर कौन कौन आता है, हीट, एयर, ह्यूमिडिटी, साउंड, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। द फिफ्थ वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो बीमारी है वो मम्मी पापा से ट्रांसमिट हुई है फीटस के अंदर, बेबी के अंदर। तो वो सारी ही चेंजेस, वो सारी ही बीमारियां जो कि इनहेरिट की जाती हैं, जो कि फादर से, मदर से बेबी के अंदर ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स आर टर्म्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऑलराइट, सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसको हम पहले भी बात कर चुके हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, कि जो हेल्थ होती है दैट इज़ अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी वो सारी बीमारियां जो कि मम्मी पापा से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। देन लाइफ स्टाइल होता है दूसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर जो होता है दैट इज़ इन्फेक्शंस। ऑलराइट, उसके बाद आता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, डिजीज़ हो गया। डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में बात कर ली। देन वी टॉक्ड अबाउट द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। यहाँ पर आप लोग एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स के अंदर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, पॉलन ग्रेन्स, स्पोर्स हुए, डस्ट हुए, डस्ट पार्टिकल्स, और हमारे गैसेस हुई, फ्यूम्स हुए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स के अंदर। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो डिजीज़ होती है ये कितने तरीके की कैटेगरी में कैटेगराइज की जाती है। तो ये जो डिजीज़ होती है दैट इज़ फर्स्ट कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसमें पहली कैटेगरी आती है हमारी कंजेंशियल डिजीज़। और ये जो कंजेंशियल डिजीज़ होती है, इस कंजेंशियल डिजीज़ वो सारी बीमारियां जो कि बर्थ से प्रेजेंट होती हैं। तो कंजेंशियल डिजीज़ के बारे में आप लोग एक चीज़ ध्यान रख लो कि दीज आर प्रेजेंट सिंस आवर बर्थ। ऑलराइट, दीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ।
ये बर्थ से प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज़ जो इनके बारे में वी शुड नो कि ये जो हमारी कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं इनको हम लोग एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ भी बोलते हैं, यानी इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। ऑलराइट, तो पहली बात समझ में आ गई कि जो कंजेनिटल डिजीज होती हैं ये बर्थ से प्रेजेंट होती हैं। दूसरी कैटेगरी की डिजीजेस होती हैं जिनको हम एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं, और जैसा कि नाम ही दिखा रहा है एक्वायर्ड का मतलब होता है एक्वायर की जाती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती, दे आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जैसे जैसे पैथोजेंस के साथ एक्सपोजर होता जाएगा वैसे वैसे ये जो हमारी एक्वायर्ड डिजीजेस हैं ये बॉडी के अंदर एंटर होती जाएंगी। दूसरे कैटेगरी की डिजीजेस जिनको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज, दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, acquired during the lifetime। ऑलराइट, अब ये जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी आती है कम्युनिकेबल, और कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि ये वो बीमारियां होती हैं जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के द्वारा कॉज की जाती हैं, जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, हेलमिंथ हुआ। ऑलराइट, सबसे पहली चीज कि दे आर कॉज्ड बाय डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, दे आर कॉज्ड बाय डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। और दूसरी चीज कम्युनिकेबल डिजीजेस जितनी भी होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती रहती हैं, सो दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, एक पर्सन से छोड़ो, यानी कि जो इन्फेक्ट हुआ रखा है उस इंसान से किसी उस इंसान में जो कि हेल्दी है उसमें ट्रांसमिट होती रहती हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ऑलराइट, उसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो सारी डिजीजेस जो कि पैथोजेंस के द्वारा कॉज नहीं की जाती हैं, यानी कि दे आर नॉट कॉज्ड बाय एनी पैथोजन, नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। और दूसरी चीज, ये हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती फ्रॉम एनी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, सो दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड from infected person to healthy person। ऑलराइट, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर कई सारी बीमारियां हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज कैंसर। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनवांटेड डिवीजन होने लगता है, और वो जो अनवांटेड डिवीजन होता है दैट विल स्टार्ट, सबसे पहले उसकी एक गांठ दिखाई देती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेनाइगन ट्यूमर। कैसे होता है, कौन से कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। ऑलराइट, सो स्टे with us in order to know।
ऑलराइट, दूसरे तरीके की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, यानी कि कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल क्यों है? क्योंकि कभी सुना है ऐसा कि कैंसर जो है जिसको हो रहा था इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गया? नो, ट्रांसमिट नहीं होता है। वैसे ही एलर्जी जो होती हैं दे cannot be transmitted from the infected person to the healthy person, so they also fall under this second category which is known as non communicable diseases. उसके बाद आती हैं हमारी डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी की वजह से। अब कुछ भी कमी हो सकती है, या तो किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल हुआ, लिपिड हुआ, प्रोटीन हुआ, या फिर कोई हमारा हार्मोन हुआ, एंजाइम हुआ, किसी की डेफिशिएंसी होने लगी है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन तरीके की डिजीजेस कॉज हो जाती हैं, एंड वी call those category of diseases as deficiency diseases. all right, उसके बाद आती है हमारी चौथी पार्ट इसके अंदर, और वो चौथे पार्ट के अंदर है हमारा डिजेनरेटिव डिजीजेस। ये जो डिजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से काम ना करें, उनकी माल फंक्शनिंग हो जाए, तो वो एक तरीके की डिजीज कॉज कर देते हैं बॉडी में, एंड वी कॉल दोज डिजीज डीजेनरेटिव डिजीजेस। और इन्हीं डीजेनरेटिव डिजीजेस का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक डिजीजेस। ऑलराइट, और ये जो हमारी ऑर्गेनिक डिजीजेस होती हैं, इफ़ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स, देन एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एपिलेप्सी आता है, हार्ट की डिजीज़ आती हैं, ऑलराइट, हार्ट डिजीजेस आती हैं, एपिलेप्सी आता है। सो ये सारा फ्लो चार्ट समझ में आया। डिजीज दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई कब से हैं। अगर वो बर्थ से प्रेजेंट हैं, देन वी विल कॉल देम कंजेनिटल डिजीजेस और फिजियोलॉजिकल abnormalities, and there is the second category of diseases which are known as acquired diseases. So acquired diseases are those diseases which are acquired during the lifetime of an individual. ऑलराइट, जैसे जैसे एक्सपोजर होता जाएगा किसी पैथोजन के साथ, वैसे वैसे ये जो हमारी एक्वायर्ड डिजीज़ हैं ये बॉडी के अंदर देखने को मिलती हुई चली जाएंगी। उसके बाद आता है ये जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं, ये एक्वायर्ड डिजीजेस हमारी फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज की जाती हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज द कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल दो चीज़ों से समझो आप लोग कि ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स यानी पैथोजेंस इनको कॉज करते हैं, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन पर्सन, not from the one person. Take it like this, they can be transmitted from the infected person to the healthy person. all right, उसके बाद दूसरे कैटेगरी है which is known as non communicable diseases, और ये वो होती हैं जो कि infected person से healthy person में ट्रांसफर और ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजेनरेटिव डिजीजेस जो कि माल फंक्शनिंग की वजह से हो जाती हैं, किसी ऑर्गन की अगर बॉडी के अंदर माल फंक्शनिंग हो गई है, देन हमारी डिजेनरेटिव डिजीजेस हो जाती हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी इज देयर, फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीजेस आर देयर। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं इसमें, और ये जो हमारी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं ये किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, कोई हार्मोन की कमी हो जाए, किसी एंजाइम की कमी हो जाए, देन दीज टाइप ऑफ डिजीजेस कैन बी देयर इन द बॉडी, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऑलराइट, उसके बाद एलर्जी होती है, इसी के अंदर आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एलर्जन की वजह से एलर्जी कॉज होती है, कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, IgE एंटीबॉडीज़ बनती हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए। कैसे बनती हैं, वी विल डिस्कस दैट। मास्ट सेल कैसे काम करती हैं, हिस्टामिन्स क्या होते हैं एलर्जी के अंदर, विल डिस्कस दैट एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए इतना समझो कि नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी में आती है एलर्जी, एंड देन हमारी जो कैंसर होता है वो भी हमारा इसी कैटेगरी के अंदर आता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऑलराइट, नाउ अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेबल। और मैंने कम्युनिकेबल के अंदर अभी आप लोगों ने दो चीज़ें समझाई थी।
पहली चीज़ मैंने आपको ये समझाई थी कि ये जो डिजीज़ होती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, दे आर कॉज्ड बाय डिजीज कॉजिंग एजेंट्स विच आर नोन एज पैथोजेंस। ठीक है, सो दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये पैथोजेंस के द्वारा कॉज की जाती हैं। दूसरा ये कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड from an infected person to healthy person, यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट की जा सकती हैं। ऑलराइट, नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस का दूसरा नाम इन्फेक्टियस डिजीजेस भी है। इसमें पहली कैटेगरी आती है बैक्टीरियल डिजीज़ की, और बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। टाइफाइड आता है, निमोनिया आता है और प्लैग, और प्लैग को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिस इसका दूसरा नाम है ब्लैक डेथ। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे। नाउ देयर इज दिस सेकेंड कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस विच इज नोन एज वायरल डिजीजेस। इसके अंदर कॉमन कोल्ड डिस्कस करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन आ डिटेल व्यू। आई विल शो यू अ डिटेल वर्जन ऑफ दैट। ऑलराइट, उसके बाद प्रोटोजोअन डिजीज आती हैं जिसमें अमीबायासिस होता है और मलेरिया डिस्कस करेंगे। उसके बाद हेलमिंथिक डिजीजेस होती हैं जिसमें एस्कैरिसिस होगा और फ्लैरिसिस होगा, जिसको एलिफेंट लैग वाली जो सिम्टम दिखाई देता है दैट इज सीन इन फ्लैरिसिस। ऑलराइट, उसके बाद फंगल डिजीजेस में आता है रिंगवॉर्म, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ एक एक करके सारी डिजीज को हम लोग जल्दी से डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ बैक्टीरियल डिजीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहला है टाइफाइड, और ये जो टाइफाइड होता है इसको एंट्रिक फीवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑलराइट, नाउ तो आप लोगों को डिजीज़ के बारे में दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि डिजीज़ को कर कौन रहा है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा चीज़ आपको मोड ऑफ इन्फेक्शन पता होना चाहिए कि भाई ये एक जन से दूसरे जन में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है, क्योंकि अब जितनी भी डिजीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारी डिजीज़ेस कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होने वाली हैं। ऑलराइट, सो मोड ऑफ इन्फेक्शन पता होना चाहिए। उसके बाद हमको सिम्टम्स पता होने चाहिए कि भाई अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये बीमारी हो गई है तो उसके ऊपर कैसे साइंस और सिम्टम्स दिखाई देंगे जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज। ऑलराइट, नाउ टाइफाइड में अगर पैथोजन की बात करते हैं तो पैथोजन का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई एंड दैट इज अ बैक्टीरिया। नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि अगर कोई फूड और वाटर कंटामिनेटेड है with what, with this bacteria Salmonella typhi, then वो जो अगर उस खाने को कोई इन्फेक्टेड पर्सन से उस खाने को कोई हेल्दी पर्सन खा लेगा, देन वो जो डिजीज़ है यानी टाइफाइड है वो ईजिली ट्रांसमिट हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगा इंसान, हेल्दी इंडिविजुअल। ऑलराइट, अब होता क्या है कि ये जो हमारा जैसे ही हम उस कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर को खाते हैं, पीते हैं, oh my god, can I have some water? Just give me a moment. Can I have some water? Okay. So, okay, चलें आगे। देखो, हमको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए सारे डिजीज़ के बारे में। पहली चीज़ हमको उसका पैथोजन पता होना चाहिए कि कौन बीमारी को कॉज कर रहा है, पैथोजन मीन्स द कॉजेटिव एजेंट। उसके बाद हमको मोड ऑफ इन्फेक्शन पता होना चाहिए कि भाई जो बीमारी है वो इन्फेक्शन का मोड क्या है, ट्रांसमिट कैसे हो रही है एक जन से दूसरे जन में।
क्योंकि ये सारी डिजीजेस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल टू द विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू द हेल्दी इंडिविजुअल। ऑलराइट, उसके बाद हमको सिम्टम्स पता होना चाहिए कि भाई कोई बीमारी किसी के अंदर हो गई है, कि भाई कोई बीमारी किसी के अंदर हो गई है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वही बीमारी है? कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय सीइंग और बाय लुकिंग एट द साइंस एज वेल एज सिम्टम्स। ऑलराइट, तो हमको सिम्टम्स पता होने चाहिए कि हर बीमारी के कौन कौन से मेजर सिम्टम्स होते हैं, जिससे हम फाइंड आउट कर सके ओके ये वो डिजीज है। नाउ सबसे पहली डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड को हम लोग एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। नाउ पैथोजन क्या होता है इसके अंदर? पैथोजन इज सैल्मोनेला टाइफी। और अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होता है। मान लो किसी ने वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड खा लिया जिसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी था, तो होगा क्या? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है और वहाँ से ये दूसरे ऑर्गन्स में मूव करना स्टार्ट कर देता है, दूसरे ऑर्गन्स में भी माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड की हेल्प से। वापस से सुनो, मान लो किसी ने कंटामिनेटेड फूड और वाटर ले लिया। कौन सा वाला कंटामिनेटेड फूड और वाटर? जो कि सैल्मोनेला टाइफी से कंटामिनेटेड है। ये जो सैल्मोनेला टाइफी होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये बाकी ऑर्गन्स में जाता है विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड। ठीक है, नाउ इंटेस्टाइन के अंदर ये परफोरेशन का मतलब होता है पोर्स, छेद करना स्टार्ट कर देता है। और अगर सीवियर केसेस देखने को मिले तो सीवियर केसेस के अंदर, सीवियर का मतलब होता है जहां पे केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है, तो सीवियर केसेस जहां पर हालत नाजुक हो जाती है तो उन केसेस के अंदर डेथ भी देखने को मिलती है। ऑलराइट, नाउ सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर होने लगता है, लगभग 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। इंसान को वीकनेस फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जो पॉटी होगी वो बहुत ज़्यादा टाइट आएगी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता हुआ चला जाता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। नाउ स्टमक पेन होने लगेगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा और कम भूख लगेगी। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि टाइफाइड के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ अगली जो डिजीज़ है दैट इज़ निमोनिया। अगर निमोनिया के पैथोजन की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें 2 बैक्टीरिया होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं निमोनिया को कॉज करने के लिए, यानी पैथोजन का मतलब होता है कॉजेटिव एजेंट्स। तो अगर कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो निमोनिया को कॉज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि अगर हम लोग ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लें, और जिन ड्रॉपलेट्स के अंदर कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन ने छींक मारी, जब उसने छींक मारी तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकले उस छींक में से उन ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और वो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले ड्रॉपलेट्स हैं, अगर उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में कोई हेल्दी इंडिविजुअल आ जाता है तो वो उन हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर चली जाती हैं, वो उनको इनहेल कर लेता है, जिसके बाद जो निमोनिया है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है। दिस इज हाउ इट गोज। ऑलराइट, छींक मारा,
उस छींक में ड्रॉपलेट्स होंगे, ड्रॉपलेट्स के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा। उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में जैसे ही कोई हेल्दी इंडिविजुअल आएगा और उन ड्रॉपलेट्स को वो इनहेल कर लेगा तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके अंदर चले जाएंगे और उनके अंदर वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी चला जाएगा, जिसके बाद वो हेल्दी इंडिविजुअल भी निमोनिया से बीमार हो जाएगा। नाउ अगर आप लोग ऐसे इंसान जो कि निमोनिया से पीड़ित है उसके साथ ग्लास को शेयर करते हो, बर्तन को शेयर करते हो, तब भी ये जो हमारा निमोनिया होता है ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा, ये जो हमारा बैक्टीरिया है निमोनिया वाला यानी ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये लंग्स की एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है। ऑलराइट, अगर हम लोग और सिम्टम्स की बात करें यानी सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि ये तो हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें एक सिम्टम ये भी होता है कि भाई जो हमारी एल्वियोलाई हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, फीवर देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंट चिलिंग होने लगती है, कफ देखने को मिलता है और हेडेक भी होता है। ऑलराइट, ये सारे सिम्टम्स हैं। उसके बाद अगर सीवियर केसेस की बात करें तो लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं वो ग्रे से ब्लूइश टर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये जो नेल्स होते हैं ये ब्लू कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द सीवियर सिम्टम ऑफ निमोनिया। अगला है हमारा डिप्थेरिया। डिप्थेरिया की बात करें तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी इसका कॉजेटिव एजेंट है। सिम्टम अगर हम लोग सिम्टम को देखें तो सिम्टम में फीवर देखने को मिलता है, थ्रोट गले पर ये अफेक्ट करता है, गले पर जाकर के अटैक करता है, हमें सफोकेशन फील होने लगता है। अगर डिप्थेरिया हो गया है बॉडी के अंदर देन वहाँ पर सफोकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है प्लेग, और प्लेग को हम लोग बोलते हैं ब्लैक डेथ, और ये ब्लैक डेथ पैथोजन है यर्सीनिया पेस्टिस। सिम्टम्स की बात करें हाई फीवर, हेडेक। दूसरा हमारा पूरे स्किन के ऊपर रेड रेड कलर के पेचेस देखने को मिलते हैं, और ये जो रेड कलर के पेचेस होते हैं जब मृत्यु हो जाती है इंसान की तो ये ब्लैक कलर के पेचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज ब्लैक डेथ, प्लेग। नाउ लेट्स कम टू द वायरल डिजीजेस, और वायरल डिजीज के अंदर पहली डिजीज है कॉमन कोल्ड, और कॉमन कोल्ड जो होता है लगभग 3 से 7 दिन तक रहता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो है हमारा 3 से 7 दिन का। अगर पैथोजन की बात करें देन पैथोजन इज राइनो वायरस। सिम्टम्स और पैथोजेनिसिटी को देखें तो ये सबसे कॉमन इन्फेक्टियस ह्यूमन एलिमेंट है। ट्रांसमिट कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स की हेल्प से, जो कि कफ से आती हैं, स्नीजिंग से आती हैं। ये जा करके नोज़ को इन्फेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स पर कोई भी असर नहीं डालता है। इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है? नसल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गला जो है वो उसमें खरांस होने लगती है। होर्नेस का मतलब होता है आपको बोलने में दिक्कत आने लगेगी। कफ, हेड्रिक और टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के। उसके बाद है हेलमिंथिक डिजीज़, जिसके अंदर एस्कैरिसिस है पहली, तो ये है हमारी एस्कैरिसिस। और जस्ट अ सेकेंड, एस्कैरिसिस कॉजेटिव एजेंट होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, जो कि क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग करता है, मस्कुलर पेन कॉज करता है, फीवर देखने को मिलता है, एनीमिया हो जाता है इंडिविजुअल के अंदर, और इंटेस्टाइन का जो पैसेज है वो भी ब्लॉक होने लगता है।
इसके जो एग्स होते हैं इस पैरासाइट के, ये हमारे फेसेस मतलब ये हमारे जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके साथ एक्सक्रीट होने लगते हैं और वो जो हमारे फेसेस होते हैं वो जा करके सॉइल, वाटर और प्लांट को कंटामिनेट कर देते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इस एस्कैरिसिस का। ऑलराइट, इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन हमारा कैसे फैलता है? अगर हम लोग कंटामिनेटेड वाटर को ले लेते हैं, कंटामिनेटेड फ्रूट को ले लेते हैं, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स को ले लेते हैं। उसके बाद अगली डिजीज़ है हमारी एलिफेंटाइसिस फ्लैरेसिस जिसको बोलते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट है वुचेरिया बैनकॉफ्टी। अगर पैथोजेनिसिटी की बात करें तो ये जो डिजीज़ होती है यानी वाउचेरिया बैनकॉफ्टी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करने लगता है, यानी जलन जो होती है वो जलन होती ही रहती है। क्रॉनिक का मतलब है यानी कि टेम्पररी जलन नहीं होती, परमानेंट जलन होती रहती है ऑर्गन्स के अंदर। कौन से ऑर्गन्स के अंदर? जिनके अंदर ये वाउचेरिया यानी वाउचेरिया बैनकॉफ्टी रहता है, उन ऑर्गन्स के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है। और क्या होता है इसमें? हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं लोअर लिम्ब की, वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, टेस्टिस के अंदर और स्क्रोटम के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो क्यूलेक्स जो मॉस्क्यूटो है वो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसके वेक्टर की तरह काम करता है। उसके बाद अगली डिजीजेज हैं प्रोटोजोअन डिजीज जिसमें अमीबायसिस आती है। अगर कॉजेटिव एजेंट को देखें देन एंटामीबा हिस्टोलिटिका। पैरासाइट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन को जाकर के इन्फेक्ट करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये डिजीज़ हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। हाउस फ्लाइज वेक्टर की तरह काम करती हैं और सिम्टम्स को देखें तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं और स्टूल्स जो होंगे उनमें बहुत ज़्यादा म्यूकस और ब्लड के क्लॉट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला वाला डिजीज़, अगला प्रोटोजोअन डिजीज़ जिसका नाम है मलेरिया। और मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की मेनली 4 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। पहली है हमारी प्लाज्मोडियम विवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरी है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथी है प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम। और अगर इनमें बहुत ज़्यादा फेटल प्लाज्मोडियम की स्पीसीज की बात करें तो वो है हमारी प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम। दिस इज द मोस्ट फेटल वन, डेंजरस है ये। अब बात आती है ये जो हमारा मलेरिया होता है ये, जस्ट अ मिनट, देखो ये जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम होता है ये डायजेनेटिक होता है। डायजेनेटिक का मतलब है ये हमारे 2 होस्ट के अंदर रहता है, लिव्स इन 2 होस्ट। अब इसके वो 2 होस्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होस्ट होता है इसका हमारा ह्यूमन और दूसरा होस्ट होता है इसका हमारा मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो भी कौन सा? एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, ह्यूमन के अंदर ये अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है और मॉस्क्यूटो के अंदर ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। इतनी बात समझ में आई? तो इसके अंदर
पहले यही समझो कि प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, मतलब दो होस्ट के अंदर रहता है, पहला ह्यूमन, दूसरा मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। ह्यूमन जो है उसके अंदर ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फेज को कंप्लीट करता है, और मस्क्यूटो के अंदर ये अपने ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फेज को कंप्लीट करता है, और मस्क्यूटो के अंदर ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फेज को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ समझनी है कि भाई ये जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, इधर देखो, लुक एट द स्क्रीन नाउ। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट देखने को मिलता है मस्क्यूटो होस्ट में, यानी मस्क्यूटो के अंदर ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, और इधर वाला राइट साइड वाला पार्ट ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो फीमेल मस्क्यूटो होती है वो ह्यूमन के ब्लड पे फीड करती है, ऑलराइट। उसको ह्यूमन का ब्लड क्यों चाहिए होता है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स रिप्रोडक्शन, ऑलराइट, अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो जो फीमेल मस्क्यूटो होती है, ये फीमेल मस्क्यूटो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब देखो आप लोग वापस से स्क्रीन पर देखो, ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, कहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है? फीमेल मस्क्यूटो जो होती है वो गैमेटोसाइट को लेती है ब्लड मील के साथ, यानी वो किसी जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होगा, किससे इन्फेक्टेड? प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड जो ह्यूमन होगा उसमें से गैमेटोसाइट को ले लेती है, ऑलराइट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर मस्क्यूटो के, यानी वो जो गैमेटोसाइट इसने लिए हैं वो गैमेटोसाइट इसके इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे, वहां पर रिप्रोडक्शन होता है, ऑलराइट। उसके बाद क्या होगा? मैच्योर स्पोरोजॉइट्स माइग्रेट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो डेवलपमेंट हो गया है उन गैमेटोसाइट्स का, वो गैमेटोसाइट्स कन्वर्ट हो गए हैं अब मैच्योर स्पोरोजॉइट्स में, और ये जो मैच्योर स्पोरोजॉइट्स हैं ये इंटेस्टाइन से माइग्रेट करते हैं मस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में, यानी कि अब मुंह में आ गए और वहाँ रहना चालू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये जो फीमेल मस्क्यूटो है ये किसी हेल्दी ह्यूमन को काटती है, तो ये जो स्पोरोजॉइट्स थे ये उस फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो से प्लाज्मोडियम कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा? उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, ऑलराइट। तो ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये अब बॉडी के अंदर चले जाएंगे, किसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे? ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये चले जाएंगे। वापस से देख लेंगे एक बार। उसके बाद ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये लीवर पर पहुंचेंगे, यानी लीवर के पास जाएंगे, और लीवर के अंदर जा करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मिनट, वापस से आना इधर, जस्ट कम बैक, एक मिस्टेक हो गई। देखो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये डाइजेनेटिक होता है, ऑलराइट। डाइजेनेटिक का मतलब है ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, ऑलराइट। इसको दो होस्ट चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला होस्ट जो होता है दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, ऑलराइट। उसके बाद दूसरा होता है हमारा मस्क्यूटो, और मस्क्यूटो के अंदर ये अपना
मस्क्यूटो के अंदर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। ऑलराइट, अब वापस से इधर आओ, तो हुआ क्या था हुआ क्या था कि वो मैच्योर स्पोरोजॉइट्स बने थे। वो मैच्योर स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो उस इंटेस्टाइन से, यानी उस फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो की इंटेस्टाइन से कहाँ चले जाएंगे, उसके सलाइवरी ग्लैंड में। और जैसे ही अब वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगी तो वो जो मैच्योर स्पोरोजॉइट्स थे वो कहाँ से, उसकी सलाइवरी ग्लैंड से उस ह्यूमन के ब्लड में मूव कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। अब क्या होगा, वो जो स्पोरोजॉइट्स होंगे उस ह्यूमन के लिवर में जाएंगे ब्लड की हेल्प से और वहां अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो लिवर की सेल्स हैं वो बर्स्टिंग हो जाएगी उनकी, और जिसके बाद ये जो पैरासाइट है ये पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी पूरे ब्लड में ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारा पैरासाइट है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा आरबीसीज के अंदर भी, और आरबीसीज के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद हमारी बॉडी में फीवर के कई सारे साइकिल्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जो चिलिंग होती है मलेरिया के अंदर, वो चिलिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो पैरासाइट होता है ये ब्लड के अंदर इसकी बर्स्टिंग हो जाती है। ऑलराइट, सो हमारी जो बॉडी है वो डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई कर रही होती है इस पैरासाइट के अगेंस्ट। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है और फ्रीक्वेंट चिलिंग देखने को मिलती है इन दिस केस। उसके बाद क्या होगा कि जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स में उनका फॉर्मेशन हो जाता है, और उनका फॉर्मेशन होने के बाद कोई दूसरी फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो आएगी, इस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से उन गैमेटोसाइट्स को लेगी और ले करके वापस से ये साइकिल रिपीट होगा। ऑलराइट, वापस से देख लें एक बार। नाउ लुक अगेन, देखो क्या हुआ। सबसे पहले जो फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो है उसने इन्फेक्टेड पर्सन से गैमेटोसाइट्स ले लिए, क्योंकि उसने उसका खून चूस लिया था। ठीक है, उसके खून के अंदर प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स थे। वो जैसे ही लिए, उन गैमेटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है मस्क्यूटो की इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब वो गैमेटोसाइट्स का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैच्योर स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो इंटेस्टाइन से उस मस्क्यूटो की सलाइवरी ग्लैंड में मूव कर जाएंगे। और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है? मुंह में। जैसे ही वो मस्क्यूटो यानी वही फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो किसी हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगी तो इन स्पोरोजॉइट्स को वो उस हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देगी, माइग्रेट कर देगी, इंजेक्ट कर देगी। ऑलराइट, उसके बाद ये जो स्पोरोजॉइट्स होंगे ये लिवर पर पहुंच जाएंगे उस हेल्दी इंडिविजुअल के, और वहाँ पर ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। थोड़े ही टाइम बाद लिवर सेल्स की बर्स्टिंग हो जाएगी, और बर्स्टिंग होने के बाद ये जो पैरासाइट है ये लिवर सेल से पूरे ब्लड में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और फिर उसके बाद ये पैरासाइट एसेक्सुअली आरबीसीज के अंदर रिप्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद हमारा मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनने लगेंगे उन्हीं आरबीसीज के अंदर। तो ये जो इतना पार्ट होता है ये मस्क्यूटो के अंदर कंप्लीट होता है, और इतना पार्ट जो होता है राइट साइड वाला वो ह्यूमन होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, जो इंडिविजुअल अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंदर पूरा करता है, उनको हम लोग बोलते हैं डायजेनेटिक। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये प्लाज्मोडियम हमारा डायजेनेटिक है। ऑलराइट, उसके बाद है फंगल डिजीज, और फंगल डिजीज में रिंगवॉर्म है हमारा। रिंगवॉर्म के अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ये फंजाई है जो कि ट्राइकोफाइटोन जेनरा से बिलोंग करती है।
एपिडर्मोफाइटोन से बिलोंग करती है, माइक्रोस्पोरम से बिलोंग करती है। यानी कि इस फंजाई, इन तीनों जेनरा के जो फंजाई होंगे, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये तीनों जो जेनरा होंगे ये रिंगवॉर्म कॉज करते हैं। नाउ अगर हम पैथोजेनेसिटी की बात करें तो हीट और मॉइस्चर जो होता है इन फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये जो रिंगवॉर्म्स होते हैं ये सॉइल से आते हैं और किसी इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवल अगर आप लोग यूज़ कर लेते हैं, उसके क्लोथ्स को यूज़ कर लेते हैं, अगर उसके कॉम्ब को भी यूज़ कर लेते हैं, तब भी ये जो रिंगवॉर्म्स हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं from the infected person to the healthy person. So mode of transmission is what? If you are using the towels, combs or the clothes of infected person, तो ये easily transmit हो जाते हैं। अफेक्टेड पार्ट की बात करें तो नेल्स, स्काल्प, फोल्ड ऑफ स्किन, ये बुरे तरीके से अफेक्ट होती हैं इन केस ऑफ रिंगवॉर्म। ऑलराइट, तो ये था हमारे सारे डिजीज़ेज़ हैं। ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं थी, आप लोगों को याद ही करनी पड़ेंगी। इम्यूनिटी वाला जो पोर्शन होगा वो समझने वाला पोर्शन है, सो वी विल फोकस ऑन समझना देयर, वहाँ समझने की हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोग लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पर वो ये है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़, कैसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़ को। सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन यानी साफ़ सफाई रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज कॉन्टेक्ट में ना आए इन्फेक्टेड पर्सन के और उनके सामान के। What you can do other than this, you can eliminate the vectors and their breeding places. आप लोग vectors को eliminate कर सकते हो और जहाँ पर वो breed करते हैं उन जगह को eliminate कर सकते हो। Vaccines और immunization जो है that is the best way to just a minute. Yes, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो है दैट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल और प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एनी इन्फेक्टियस डिजीज़। उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स को भी यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्टियस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके, उनके ट्रांसमिशन को रोका जा सके। ऑलराइट, सो वी आर डन विद टुडेज़ क्लास। ब्रीफ कर लेते हैं जल्दी से। यस, तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने यहाँ की थी कि प्राचीन काल में एक डेफिनेशन थी, वो पैरामीटर था दैट वाज द क्राइटेरिया फॉर हेल्थ। और क्या क्राइटेरिया था कि देयर शुड बी 4 ह्यूमर्स इन आवर बॉडी एंड देयर शुड बी द प्रॉपर बैलेंस ऑफ दोज 4 ह्यूमर्स। अगर प्रॉपर बैलेंस है उन 4 ह्यूमर्स का देन वी कैन से लाइक पर्सन इज़ हेल्दी। अगर 4 ह्यूमर्स का इंडिविजुअल के अंदर प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो वो जो इंडिविजुअल है उसको हम हेल्दी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि WHO आई 1948 में, उन्होंने कहा देयर आर 3 डायमेंशंस। उन 3 डायमेंशंस के बेसिस पर ही हम लोग बता सकते हैं वेदर द पर्सन इज़ हेल्दी और नॉट। ऑलराइट, फिजिकल, मेंटल एंड देन देयर वाज द सोशल वेलबींग। उसके बाद हम लोगों ने डिजीज़ को डिस्कस किया और डिजीज़ के बाद हम लोगों ने डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स के बारे में बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट डिजीज़ एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ डिजीज़ेस। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरीके की सारी डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा। तो ज़्यादा कुछ वहाँ पर लाइफ साइकिल वगैरह आप लोग ज़्यादा मत देखना बिकॉज क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पोर्शन। ऑलराइट, आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, सिम्टम्स पता होने चाहिए।
उसके बाद मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, वहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग वो थोड़ा सा देख लेना। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इन्फेक्टियस डिजीज़ को रोकने के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। कल के वीडियो के अंदर हम लोग इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑलराइट, सो आप लोग तैयार रहिए। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर इन 3 or 4 days। ऑलराइट, 3-4 दिन में हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द अनदर चैप्टर। ऑलराइट, सो जल्दी जल्दी आप लोग सारी चीज़ें से गो थ्रू हो लीजिए। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज रह जाते हैं, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन सेंड दोज क्वेरीज ऑन मेल एज वेल। मैंने चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ईमेल आईडी दी हुई है, यू कैन सेंड योर क्वेरीज देयर इटसेल्फ। और या शेयरिंग इज केयरिंग, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल। ऑलराइट, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक द कंटेंट, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, वी ऑल नो दैट। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं। ऑलराइट, बाय बाय, टाटा।